बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तेजी के साथ नोबल अमन प्राइज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान भी अमन माहदा करवा दिया है, लेकिन भारत के ऊपर जो गुस्सा है वो कम नहीं हो रहा और भारत पे गुस्से की वजह से पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। क्या भारत अमेरिका की मदद के बगैर या पाबंदियों के बाद भी इक्तिसादी तौर पे सर्वाइव कर सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक कट्टा खोल दिया हुआ है, उसके बाद जनाब थरथली मची हुई है कि जनाब ये कौन लोग हैं, किधर जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का मुस्तकबिल क्या है। ख्वाजा आसिफ का मुस्तकबिल तो जो है वो है, एक और बड़ी अहम शख्सियत है, काबीना की रुकन है, उनका मुस्तकबिल भी मुझे खतरे में लग रहा है। एक तो मैंने अर्ज किया था कि ना पिछली दफा की बड़ी गुंजना पई हैं, एक गुंजना सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिर इमरान खान के बेटों के लिए जनाब खुशखबरी है कि कोई बात नहीं, नाइकोप जो हैं उनके गुम भी हो गए हैं, तो नए नाइकोप लेने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो पाकिस्तान आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कानूनी पोजीशन क्या है पाकिस्तान की, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके पाकिस्तान आमद के हवाले से क्या पॉलिसी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब इसी में बात कर लेते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जनाब अब आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान अमन माहदा करवा दिया है। कराबाख वाला इशू आपके इल्म में है, पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी, तुर्किया ने बड़ी मदद की थी अजरबैजान की, और अजरबैजान जो है पाकिस्तान का एहसानमंद भी रहता है, हमेशा जिक्र करता है पाकिस्तान का, एक भाई के तौर पर जिक्र करता है। और पाक भारत जंग के दौरान इन्होंने बड़ी मदद की हमारी, जिन्हें जो कैसे यार उन्हीं करनी थी ना। अब जनाब ट्रंप साहब ने मुलाकात की है, ट्रंप साहब से मुलाकात की है आर्मीनिया के सदर ने और अजरबैजान के सदर ने। फिर इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां ये ऐलान कर दिया गया कि अमन माहदा हो गया जनाब आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। तो इस मौका पे जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नामजद कर दिया जनाब नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप साहब को। और उसके बाद जो अजरबैजान के सदर है, उन्होंने कहा ना मैं तईद करता हूं इसकी, यानी एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने सेकंड कर दिया उसको कि जनाब ठीक है, आपको ये अमन नोबेल प्राइज जो है मिलना चाहिए। अच्छा, इससे पहले ये जो फिलिपाइन और कम्बोडिया के दरमियान झड़पें हुई थी, तो वो जंगबंदी भी जो है ट्रंप साहब कहते हैं मैंने करवाई, और इन्होंने ही करवाई। और कम्बोडिया वालों ने भी जनाब इनको अमन प्राइज के लिए, नोबेल अमन प्राइज के लिए नामजद किया। सबसे पहले नामजद किया पाकिस्तान ने, यानी 4 मुल्क हो गए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। जब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था ना, उस दिन मैंने ये अर्ज किया था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैंने कहा इसका बात को या इस नामजदगी को इजी ना लें। पाकिस्तान ने वैसे तो अपने 4 साल का जो मामला है वो बड़ा सीधा पतरा किया है, चलो 4 साल ट्रंप साहब रहेंगे, इन्होंने पता नहीं की कर देने। लेकिन पिछली जो इनकी हुकूमत थी उसमें भी ये कह रहे थे जनाब मैं नोबेल प्राइज के लिए, मेरी जो अमन के लिए कोशिशें हैं, लोगों ने जनाब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो जनाब मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, किसी ने ख्याल ही नहीं किया मेरा। तो अब तो जनाब इनका, मैंने कहा था जनाब ये इजी ना लें, ये हो सकता है, ये मुमकिनात में से है कि इस मरतबा जनाब ये नामजद भी हो जाए और ले भी जाएं नोबेल प्राइज जो है। बहरहाल, और दूसरा जो यूक्रेन वाली जंग है वो बंद करवाने के लिए जनाब वो कह रहे हैं जनाब अलास्का में मेरी पुतिन से मैं मुलाकात करूंगा। अगर नजर नहीं आ रहा तो गजा वाला इशू इनको नजर नहीं आ रहा। और नोबेल प्राइज जो है उसके लिए जनाब वो मरे जा रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और बड़े खुश होते हैं जब उनको कहते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र मेरे ख्याल 31वीं बार उन्होंने कर दिया है। इस मौके पे मैंने जनाब फलां भी जंग बंद कराई, फलां भी जंग बंद कराई, वो कहते हैं ना मैंने ईरान और इसराइल की जंग बंद करवाई, यूक्रेन की जंग बंद करवा रहा हूँ, अलास्का में मैं पुतिन से मुलाकात कर रहा हूँ, पुतिन से मेरी बात हुई थी, तो जनाब वो रिस्पॉन्स जो है वो मुस्बत आ रहा है। और फिर जनाब वो कहते हैं फिलिपाइन और कम्बोडिया की जंग मैंने बंद करवाई, और पाकिस्तान और भारत जो 2 एटमी ताकतें उनकी जंग मैंने बंद करवाई। ये ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट अपने सारा दिन टीवी चैनल्स में हमारे चलती रही है,
आपने भी वो सुनी होगी, आपके लम्बी होगी। तो वो ये कहते हैं पाकिस्तान के लगे हुए मौजे, ट्रंप साहब जो हैं मौजे करवाई हुई है, और इंडिया को जनाब शदीद दबाव का सामना है। इस तरह की वो रिपोर्ट है। और वजह, अच्छा, रिपोर्ट में उनका तजिया है, कुछ बैकग्राउंड है, लेकिन ये खबर नई नहीं है। ये खबर वही है जब ये G7 में शिरकत के लिए गए थे मोदी साहब, और ट्रंप साहब पहले निकल आए थे, तो ट्रंप साहब ने ये खुद कहा था कि ना, मैंने उन्हें कहा था कि भाईजान वापसी तो जरा होके जाना, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे वो हिंदुस्तान में बड़े वो मामला पहले से ही कुछ चीजें जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, तो मैं नहीं रुक सकता। तो अब इन्होंने ये खबर दी है। हाँ, ये बात भी है कि जनाब ट्रंप साहब की नाराजगी की वजह, ये सारी दुनिया को पता है कि जनाब जो कश्मीर वाला इशू है, सालसी वाली बात थी, ये इंडिया जो है उससे मुकर गया हुआ है, और फिर शुक्रिया भी नहीं अदा किया ट्रंप साहब का, कहते मेरा इंडिया ने। तो बहरहाल वो जनाब अब वो तफसील ये दे रहे हैं कि जब वो वापस आ रहे थे ना, तो इन्होंने उनको फोन किया, 35 मिनट तक बात हुई, तो इन्होंने सालसी मानने से किसी तीसरे मुल्क की कश्मीर के इशू पे सालसी से इनकार किया, और ट्रंप साहब जो सुनते रहे बात को, और उसके बाद ट्रंप साहब का मीटर घूमा, और इन्होंने ये सारी बातें जो हैं, जंगबंदी की बातें और फिर 5 त्यारे गिराने की बातें, यानी जिस तरीके से जितना ज्यादा किसी को टीज किया जा सकता है उतना उन्होंने टीज किया इनको, भारत को। और फिर यहाँ उन्होंने जो एप्पल वगैरह इस तरह की जो आईटी कंपनियां यहाँ काम करी, उन्हें सबको कहा कि निकले अब यहाँ से, और फिर कहा जनाब जो हिंदुस्तानी और जो चीनी है आपके पास उनको भी निकालें। और एप्पल तो शायद अपना सामान समूह स्पोर्ट के जा रहे हो अब। तो टेस्ला ने यहाँ अपनी को लगाने दी सनत तो उन्होंने शोरूम वगैरह तो खोल दिए, लेकिन उधर गाड़ियां शाड़ियां नहीं बनानी हमने। तो अब जो भारत है ये जनाब दोबारा पिंगे बनाना चाहता है रूस के साथ, और मे भी जनाब ये शंघाई ताबंदी तंजीम में जाएं तो वहां जनाब ये उनके भी पांव शांव पकड़ लें जो चीनी है। लेकिन चीनियों के साथ ये इनका जो हुजम है ना, वॉल्यूम है तजारत का अमेरिका के साथ, वो इतना बड़ा है कि चीन जो है, चीन को उन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मसलन ये भारत जो है ये टेक्सटाइल सबसे ज्यादा जो है वहां इंपोर्ट करता है रूस अपना यूएस में, और फिर ऑटोमोबाइल गाड़ियां शाड़ियां इस तरह का पुर्जे और बहुत सारी चीजें, 4-5 बड़ी सनतें हैं जिनका दारोमदार जो इंपोर्ट है यूएस को उस पे है। और वहां इंडिया वाले खुद ये चीखे मार रहे हैं कि जनाब 5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये मोदी साहब का जो उनके साथ मामला है दुरुस्त ना हुआ। तो ये इंडिया में पहले ही ये खबर दे चुका हुआ है इंडिया के जनाब, ये टैरिफ के हवाले से बात करने के लिए ये मोदी साहब जो थे, हो सकता है कनाडा से वापसी वाली बात भी हो कि उस वक्त कहा गया हो जनाब वो उनसे बात कर ले, तो वो उसने कहा कि उनको कहा गया मोदी साहब को कि अगर आपने बात की ना ट्रंप से, ट्रंप ने बहुत ज्यादा मांगना है आपसे और आपसे इनकार नहीं होना, यानी बुज़दिल ही तुम मुजाहरा करोगे भाईजान। और इसी तरह ट्रंप साहब ये कहते हैं, ये खबर ये आई है कि ट्रंप साहब इसलिए नहीं रुके वहां पे कि जनाब वो वहां उस दिन उन दिनों दोपहर को आसम मुनीर साहब के आजाद में उन्होंने खाना दिया थे, वो मोदी साहब को खतरा ये थे कि सालसी वाली जो बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, तो ये मेरी कहीं उनके साथ मुलाकात ना करवा दें जनरल आसम मुनीर साहब के साथ, तो इसलिए जनाब वो नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ हुजूम की, चीन के साथ जो इनकी तजारत है ये खसारे में है। चीन ज्यादा अशिया बेचता है वहां भारत में, और भारत कम अशिया बेचता है। जो इनकी अमेरिका के साथ तजारत है वो मैंने अर्ज किया ना, जो वो चीजें अमेरिका को बेचता है जो जिनकी चीन को जरूरत ही नहीं है। चीन में ज्यादा कम लागत से वो चीजें तैयार होती हैं और अच्छी क्वालिटी की तैयार होती हैं। तो उन्हें तो चीन को तो चाहिए मंडी भारत की शक्ल में, लेकिन वो खुद भारत की मंडी बनने का वो सलाहियत नहीं रखता, ये कह लें आप, या भारत के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो जनाब चीन को अपनी मंडी बना ले। एक बात होगी। और दूसरी जो रशिया के साथ है, रशिया के साथ अच्छा अब इन्होंने भारत वालों ने ये भी किया है कि जो इनके वजीर दफा वहां जा रहे थे, कोई सौदे सौदे होने थे, और बोइंग कोई समथिंग है उसके भी सौदे होने थे, वो सारे सौदे सौदे जनाब वो अब हैं
इल्तवा में चले गए हुए हैं। आप कह दें कि जनाब इन्होंने इनकार कर दिया हुआ, क्योंकि वज़ीर दिफा का इन्होंने दौरा ही जो है वो मनसूख कर दिया, वो नहीं जा रहे अब। तो अब ये रशिया की तरफ पींगे बढ़ा रहे हैं दोबारा, उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि जनाब रशिया जो है इसने हमारी मदद नहीं की, ये भी अंदर खाते पाकिस्तान की मदद कर रहा था इस जंग में, और हुआ भी ऐसे है। अच्छा, भारत, ये जो भारत और उनकी जो तजारत है ना अमेरिका की, वो 128 अरब डॉलर से ज्यादा है। ये भारत जो है ये जनाब उनको जो चीजें बेचता है, जो इनकी बरामदात है भारत की अमेरिका को, उनकी मालियत है 87 अरब डॉलर 2024 पूरे साल की मैं बता रहा हूं। और जो वहां से ये खरीदता है, जो अमेरिका इनको चीजें बेचता है, उनकी मालियत है 41 अरब डॉलर। यानी जो तजारती सारा है अमेरिका का वो भारत के साथ, वो 46 अरब डॉलर है। यानी भारत जो है अमेरिका के साथ जो तजारत करता है 46 अरब डॉलर सालाना इसको फायदा होता है। लेकिन जो इनकी रूस के साथ तजारत है वो तो बहुत ही मामूली सी है, बहुत ही मामूली सी। वो ये है कि जनाब भारत जो है रूस को जो चीजें बेचता है, बरामद करता है, उनकी मालियत सिर्फ 4.0 अरब डॉलर, यानी 4 अरब डॉलर से थोड़ी सी ज्यादा मालियत की चीजें हैं जो वो रूस को बरामद करता है। और रूस से जो ये मंगवाता है, दरआमद करता है, इंपोर्ट करता है, उनकी मालियत है 66.1 अरब डॉलर, यानी 66 अरब से जायद डॉलर जो है ये चीजें जो मंगवाता है रूस से भारत जो है। और जनाब उसमें भी ज्यादातर जो है वो जो आयल है वो मंगवाता है, वो है जनाब 48.6 अरब डॉलर का तेल मंगवाता है। ये है इनकी उनके साथ तजारत। अब रूस से ये अगर असला खरीदते हैं तो वो उस पाए का नहीं है। ये अमरीकी या यूरोपियन असले के साथ पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके तो रशियन असले के साथ कैसे मुकाबला करेंगे। और दूसरा, ये जो चीजें अमेरिका को बेचता था वो रशिया की डिमांड नहीं है। और यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय ममालिक जो हैं, इवन यूके जो है, वो बंधा हुआ है अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका कहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा मैं और कुछ पाबंदियां लगाऊंगा टैरिफ के अलावा भी, तो फिर यूरोपियन ममालिक तो उनके साथ ही, अमेरिका के साथ ही खड़े होंगे। तो यानी बड़ी मुश्किल में, एक भंवर में फंसा हुआ है जो भारत है। इसको कोशिश भी करेंगे ना अगर ये रशियन ब्लॉक वाले, ये जो चाइना वाले हैं, फिर भी वो कभी भी नहीं चाहेंगे चाइना वाले कि जनाब एक इक़्तिसादी ताकत के तौर पे उन्हें मंडियां चाहिए होती हैं, लेकिन भारत को वो एक ताकत के तौर पे कभी भी नहीं देखना चाहेंगे। ये जनाब बनी हुई है सूरत हाल। और दूसरा जो मैंने ये अर्ज किया है कि जनाब ये जो इनके बच्चे जो हैं, इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जनाब ये मेरे एक दोस्त ने मुझे ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, तो वो अब मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने खुद ये ढूंढा है। तो उन्होंने कहा था मुझे, जनाब ये पॉलिसी जो है ना, ये जो पाकिस्तान ओरिजिनल लोग होते हैं, पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क रहते हैं या जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, उनके लिए जो पॉलिसी है ना, डुअल नेशनल भी नहीं, यानी ऐसे ममालिक जहां वो लोग रहते हैं वहां के शहरी हो गए होंगे लेकिन उनके पास नाइकोप है, तो वो पाकिस्तान बगैर वीजे के आएंगे। ठीक है ना ये बात। तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो जिन्हें नाइकोप दिखाएंगे आके, और फिर जनाब उनको एंट्री मिल जाएगी। जनाब ठीक है, आप जाएं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी आप मौज करें, जितनी देर मर्जी रहें, ताहयात रहें। तो अब पॉलिसी जो है ना वो ये कह रही है कि अगर ये कह रहे हैं कि नाइकोप उनके गुम गए, और नाइकोप गुम गए हैं, तो जनाब नया नाइकोप बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये कह रहे हैं ना। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के कवानीन है, वो पॉलिसी ये है कि जनाब अगर नाइकोप आपका एक्सपायर हो गया है या फिर गुम गया है, तो आप वहां नादरा के ऑफिस में जाएंगे और उसकी रिन्यूअल के लिए या नया नाइकोप लेने के लिए वहां एक दरखास्त देंगे। वो आपको एक स्लिप जारी करेंगे। जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए, तो एक स्लिप जारी करते हैं कि ना फलां तारीख को मिलेगा, डेटे शेटे सारा कुछ लिखा होता है।
तो वो जनाब आपने एक स्लिप लेनी है वो, और स्लिप लेके जनाब आपने चढ़ जाना है जहाज पे, और पाकिस्तान आके वो जनाब स्लिप जो है ना वो दे देनी है। ये देखें जनाब मैंने वो अप्लाई किया हुआ है, ये मेरा नंबर है, वो एकदम कंप्यूटर में डालेंगे जनाब, देखेंगे हाँ जी जनाब ये वही बच्चा है, कोई मसला नहीं, जाए जनाब ओके। और दूसरा ये है कि अगर वो स्लिप भी नहीं ले सका और एक्सपायर्ड जो है नाइकोप उसके पास है, 5 साल के लिए जो बनता है या 10 साल के लिए बनता है, उनका तो 10 साल के लिए बन जाता है, तो वो जनाब वो दिखाएंगे और फिर एंट्री मिल जाएंगे। अच्छा, अब नाइकोप भी नहीं है, गुम हो गया, और स्लिप भी नहीं बनवाई वो रिन्यूअल के लिए, नया बनवाने के लिए, फिर भी अब आ जाएं, फिर आके जनाब आपका अगर कोई जन्म पत्री है, बर्थ सर्टिफिकेट वो दें, अब्बा जी का सर्टिफिकेट दें, ओके, फिर भी वो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन एक और भी तरीका है, अब्बा जी का शनाख्ती कार्ड दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना जो बे फार्म है ना, बे फार्म तो बनता ही, बे फार्म के बगैर जो आपका नाइकोप या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनता ही नहीं है, तो बे फार्म तो होगा ना, वो बे फार्म जो है वो लें और आके जनाब बताएं जनाब FIA पे, वहां जो इमिग्रेशन वाले हैं उनको, स्टाफ को दिखाएं कि जनाब ये मेरा बे फार्म है और ये मेरा नाम है और मेरा वो नाइकोप जो है वो गुम गया हुआ है, मैं नया बनवाने के लिए कोई स्लिप नहीं दे सके, वो अप्लाई नहीं कर सका। तो वो कहते कोई गल नहीं, कोई फीस नहीं, कोई गल नहीं, कोई चार्जेस नहीं है जनाब, तुसी जेडे आ उनको फिर वो परमिट दे देते हैं, परमिट 72 घंटे के लिए, कि 72 घंटे के लिए जनाब आपको परमिट दे रहे हैं, आप जहां जाके नादरा के दफ्तर में जाएं और वहां जाकर स्लिप बनाए, स्लिप हमें दिखाएं, तो आपको हम एंट्री दे देंगे पक्की पक्की। ये है, लेकिन ये वाला जो सहूलत है, ये वाली सहूलत उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जनाब ये जब ब्रिटिश पासपोर्ट पे आएंगे वीजा लगवा के, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की छत्र छाया तले होंगे। लेकिन अगर ये नाइकोप पे आते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के शहरी के तौर पे आएंगे। हमारे एक दोस्त हैं मियां अखलाक साहब, वो अमेरिका में रहते हैं, पूरी फैमिली अमेरिका में सेटल है, वो अब इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं। वो कहते हैं कि जनाब मैं और मेरी बीवी जो है, हमारे पास नाइकोप है, लेकिन हम नाइकोप पे नहीं आते, हम वीजा लगवा के आते हैं अमेरिकी पासपोर्ट पे, फिर हम अमेरिकी शहरी के तौर पे पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, और हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है ये अमेरिकी जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसकी जिम्मेदारी बन जाता है। ये भी ऐसे चाहते हैं कि जी आए और जनाब ब्रिटिश शहरी के तौर पे जनाब पाकिस्तान में मौजें लूटने की कोशिश करें। अव्वलन तो इन्होंने आना ही नहीं, लेकिन अगर आना है तो ये मैंने जो तरीका बताया है तो इसके मुताबिक आ जाए पाकिस्तान, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कुछ भी नहीं है इनके पास। बेफाम होना चाहिए, जन्म पत्री यहां से मंगवा लें, किसी जहां नादरा में जहां को रिकॉर्ड होगा वो कॉपी निकलवा लें किसी से। इनके तो वोट भी पाकिस्तान में बने हुए हैं, वो मैंने दिखाए भी थे आपको, इनके जो वोटों का रिकॉर्ड है वो पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास। ये एम ही परेशान होकर फिर रहे हैं जनाब, हमें पाकिस्तानी कोई मानेगा नहीं इसलिए वीजा लेना जरूरी है, अगर हम नाइकोप के लिए अप्लाई करेंगे तो पता नहीं 6 महीने लगा दे या कितना अरसा लगा दे, वो जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही बनना है ना। अगर जनाब अर्जेंट बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर उसकी इजाफी फीस देनी पड़ती है, वहां भी इसी तरह फीस दें, आप अपना बनवा लें, वहां टाइम पीरियड तो मुकर्रर है ना, तो आपका भी ये सिर्फ ड्रामा है। ये जो कारकुन है ना PTI के, उनको ये पागल बना रहे हैं। और दूसरा जो बात है ख्वाजा आसफ वाली, जब ख्वाजा आसफ ने वो आधी रात को मैंने कहा क्या हुआ, फिर मैंने ये कहा जनाब ये खबरें भी हैं कि वहां पे वो जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है, तो वो जनाब उनका वो एंटी करप्शन ने पकड़ लिया है, तो वो जनाब ये उनके वो चहेते थे इनके ख्वाजा आसफ साहब के, तो जनाब ख्वाजा आसफ साहब ने जनाब अपनी वो डोरियां लाई हैं, लेकिन गल नहीं बनी थी, उन्होंने जनाब गुस्से चाह के कर देता। लेकिन मैंने साथ ही ये कहा था जनाब ये सिर्फ एक सियालकोट का मामला नहीं है, वो सब जो है एंटी करप्शन अदालत ने वो रिमांड पे 4 रोजा रिमांड उनका दे दिया, कुछ चीजें रिकवर हो गई हैं उनसे, गाड़ियां चढ़ियां, वो रोलेक्स की गाड़ियां और ये वो पता नहीं क्या क्या याशियां उनकी थी, तो वो जनाब कुछ चीजें और उन्होंने रिकवर करनी है। अब तो ये स्टोरी तो खुल नहीं गई है कि वहाँ स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली CA बैट शेड बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने वहां को होस्टिंग सोसाइटी बनाई थी, तो ये इन्होंने जनाब NOC दिया था, काफी माल शाल खाया था, और इल्जाम है
और उसके बाद जनाब उन्होंने उसका फेज 2 बनाना था, तो जनाब एनओसी के लिए जो कोई नखरे नुखरे कर दे, मजीद माल खा रहे थे, कभी दुबई के दौरों पे जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं। तो उन्होंने तंग आके जनाब ताजरों के साथ मुलाकातें वगैरह हो रही हैं आजकल आर्मी चीफ की, तो उन्होंने आर्मी चीफ को बताया जनाब ये देखें हमारे, उन्होंने वो सारे सबूत रखे हुए थे कि जनाब ये तो हमें लूट के खा गया, बड़ा करप्ट बंदा है। फिर मरियम नवाज को उन्होंने जनाब दरखास्त दी, तो मरियम नवाज साहब ने जनाब कहा चुक लो उन्होंने, अगर गलत है तो। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये जो कह रहे हैं कि जनाब आधे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो जनाब उन्होंने माल बड़ा कमाया है और वो पुर्तगाल में उन्होंने जनाब जायदादें बनाई हैं, और पुर्तगाल की पॉलिसी के मुताबिक वो कोई खास रकम जो है उसकी अगर जायदाद खरीद लेते हैं या कारोबार कर लेते हैं तो वो आपको वीजा दे देता है, परमानेंट रेजिडेंस दे देता है। तो वो कहते हैं जनाब ये, और इनका जो इशारा है ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह हैं उनकी तरफ जनाब उन्होंने बनाया हुआ है। और मैंने जो अर्ज किया था सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, ये उधर वाली ब्यूरोक्रेसी जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी भी बात कर रहे हैं। वहां मैंने अर्ज किया था कि अमले तथहीर जो है शुरू है, उसके नतायज आ जाएंगे, कोई 5-10 दिन 15 दिन लगेंगे उसको। तो ये जनाब अब जो सलीम बुखारी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल से वाबस्ते हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा के तौर पर देखना नहीं चाहती, ये खबर दी जा रही है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है, उस तस्वीर में भी बड़ी चहम गोइयां हो रही हैं जनाब, वो कैसे बैठे हुए हैं ख्वाजा साहब और नवाज शरीफ साहब कैसे बैठे हुए हैं, तो इससे भी लोग जो है वो मानी अखज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये कच्ची गोलियां खेलने वाले बंदे तो है ही नहीं, सही बात ये है। और दूसरा ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने जो बात की है कि जनाब इन्हें वो ब्यूरोक्रेसी को इस तरह इल्जाम नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो बात की है उन्होंने कि पुर्तगाल में बड़ा जनाब इन्होंने अपनी जमीनें जमूने जायदाद, चलो जो तादाद उन्होंने शायद ज्यादा बता दी है, थोड़ी सी कम कर लें। लेकिन नवाज शरीफ की मुलाकात और वजीरे जो इतलात हैं अतात आरड़ साहब, उसको अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं अतात आरड़ साहब के ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं पुर्तगाल वाली जो बात है, और वो कहते हैं ना उसकी इंक्वायरी करेंगे और चीजें सामने लाएंगे, ये बात की गई है उनकी तरफ से। अच्छा, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से तो ये बातें हो रही हैं ना कि जनाब ये पता नहीं जनाब इनके साथ क्या होने वाला है, रिजाइन देने वाले हैं, नवाज शरीफ ने इनको क्या दिया है, क्या कहा है, हौसला दिया है, या फिर उसके उल्ट कोई बात की है, ये सारी चीजें। लेकिन एक और शख्सियत है जो हॉट वाटर में है, पहले भी मैं उनका जिक्र कर चुका हूं, अपने पिछले व्लॉग में भी जिक्र कर चुका हूं। ये देखे ना, अगर आप प्रेसिडेंट के करीब हैं या फौज के करीब हैं, फौज के सरबराह के करीब हैं, और इस कुर्बत की बुनियाद पे आप हुकूमत में भी शामिल हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है ये ना मलिक रियाज जो है ना एक कहीं सिर लेके जाएगा। अब देखें ये रमजान में वहां FIA ने कार्रवाई शुरू की जो बहरिया टाउन कराची वालों के खिलाफ, और ये जनाब के ब्लैक मनी या पैसा जो है कैसे बेचते हैं, जो ट्रांसफर करते थे किसी तरीके से 2 नंबरी करते थे तो दुबई में, तो वो जनाब एक साहब जाते हैं वहां, और वहां जाके जनाब को पता नहीं क्या करते हैं, उसके बाद वो इंक्वायरी है ना वो रुक जाती है। लोगों का ख्याल था कि जनाब शायद वो जो सदर मुमलकत हैं वो क्योंकि बड़े करीब हैं उनके बहरिया टाउन वालों को, वो शायद कह रहे हो, तो उनकी कहने पे ये, और फिर जनाब वो दुबई जाते हैं, दुबई में आ जाते हैं वापस, फिर उनकी फ्रांस टीम वहां जाती है, फिर आ जाते हैं, फिर हफ्ते बाद फ्रांस टीम चली जाती है, इस तरह मुलाकातें शुरू करते हैं, हो रही होती है। अब अगर ये पता चले कि जनाब ये जो आसम मुनीर साहब हैं आर्मी चीफ, ये उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था कि ऐसे तासर दिया जा रहा हो कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ मिलिट्री ये बातें सारी कर रहा हूं, सुलह करवाने की कोशिश, या आपके मैं मामला सीधे करवाता हूं, फिर वो खत भी लिखा गया, फिर जो भी उनके ट्वीट श्वीट जो भी है उन्होंने फिर मुबारकबाद भी दी मुल्क रियाज जनरल आसम मुनीर को। अब अगर ये पता चले कि जब उनकी तरफ से तो कोई इशारा ही नहीं था और उन तक सारी तफसीलात भी पहुंच गई हों, और जरदारी साहब जो हैं वो पहले ही उनके किरदार के हवाले से गिले शिकवे कर रहे हों, तो फिर जो इन
तलकात की बुनियाद पे एक अहम ओहदे पे बैठा हुआ शख्स है, तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और फिर वो जो घड़ियों वाला था, उमर फरूक क्या नाम था, उनके साथ भी कुछ सुना है कि बहरहाल ये इस पे बात करेंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।